जब फर्स्ट ब्लास्ट हुआ कीव में मॉर्निंग का, तब हमारी यूनिवर्सिटी से हमें नोटिस आया, बच्चे अब वापस चले जाएं, यूक्रेन इज़ नॉट सेफ। हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया बच्चों ने कि ऑनलाइन क्लासेस कर दो, हम घर चले जाते हैं वॉर से पहले, पर उन्होंने नहीं किया ऑनलाइन। कि यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से सब कुछ सेफ बोला जा रहा था कि इन्वायरमेंट सेफ है, वॉर नहीं होगा, ऐसा बोला जा रहा था। हम लोगों ने पोलैंड का बॉर्डर क्रॉस किया है, हम लोग 50 किलोमीटर चले हैं, दिन रात चले हैं, कोई शेल्टर नहीं, कोई खाना नहीं, पानी नहीं, पूरा कोल्ड वेदर में माइनस टेम्परेचर में हम लोग वहाँ पहुँचे हैं, सोल्जर्स के थ्रेटन करने के बाद वहाँ पहुँचे हैं। पूरा क्रॉस कंट्री, मतलब जब डिफ़िकल्ट पार्ट सारा पूरा हो गया, इमिग्रेशन का ठप्पा लग गया, हम पोलैंड के अंदर पहुँच गए, तब हमें एम्बेसी मिली है। पहले तो हमें ये एडवाइजरी आई कि पोलैंड बॉर्डर पे बच्चे ना आए, ये क्लोज हो चुका है, तो हम तो डर गए वहीं पे कि हम तो इतनी मेहनत करके आए हैं, अब क्या होगा हमारा, हम वापस भी नहीं जा सकते क्योंकि बस ही नहीं मिलेगी। और ऊपर से जो एवैक्यूएशन फ़्लाइट जो भेजी थी एयर इंडिया की इंडियन गवर्नमेंट ने, वो बहुत महंगी थी, 75,000 के राउंड थी, तो उतना अफोर्डेबल था ही नहीं हमारे लिए। जो इंडियन एम्बेसी है उन्होंने एडवाइजरीज भेजी कि आपको बॉर्डर तक खुद ही आना पड़ेगा। हम 4 फ्रेंड्स साथ में निकले, हम लोग बस से निकले थे, उसमें कुछ 57 बच्चे थे। बच्चों ने खुद डिसाइड किया है उनको कब निकलना है, खुद अपनी बसेस बुक की हैं, खुद पैसे दिए हैं उन्होंने, और खुद उन्होंने अपने बॉर्डर चूज़ किए हैं, अपने ग्रुप्स बनाए और खुद बच्चे इवैक्यूएट हुए हैं। बच्चे या तो अपने घर से थोड़ा बहुत लाए थे, हम लोग बिस्किट चिप्स जो भी था वो लाए थे, वहाँ पे कोई दुकानें नहीं थी बॉर्डर पे, एक दुकान शायद थी कुछ कॉफ़ी वगैरह की, बाकी तो हमें कुछ ना पानी दे रहे थे लोकल सिटीज़न, ना हमें आर्मी वहाँ की कुछ प्रोवाइड करी थी। आधे बच्चों ने तो वहाँ पे जंगल टाइप था, तो बच्चों ने लकड़ियाँ वकड़ियाँ तोड़ के अपनी आग जला ली थी, आधे बच्चे वहाँ बैठे हुए थे, आधे बच्चे रोड्स पे बैठे हुए थे, आधे बच्चों के पास मेरी फ्रेंड है, उसको इतनी ठंडी लग रही थी, वो बीमार हो गई थी। तो मतलब ऐसे दिन थे कि हमने रोड से उठाई हुई चीज़ें अपने ऊपर ओढ़ी हैं। डेथ हुई है बच्चों की, वो बच्चे की डेथ हुई है जो आई है न्यूज़ में, एक बच्चे की। या तो अगर बस ड्राइवर ने बीच में छोड़ दिया, उनको दूसरी बस ढूंढनी पड़ जाएगी। बीच में ही छोड़ के चले जा। उन्होंने अपने सामने ब्लास्ट होते हुए देखा है और कैब ड्राइवर ने उनको वहीं पे छोड़ दिया कि मैं इससे आगे जाऊंगा ही नहीं। तो क्या होगा हमारे फ्यूचर का? 3 साल बच्चे हैं सिर्फ एमबीबीएस के मेरे, उसके बाद तो हम तो डॉक्टर बनने वाले थे, डॉक्टर नहीं बनेंगे तो अब क्या बनेंगे? कुछ नहीं होगा हमारे फ्यूचर का, हम तो होमलेस, जॉबलेस, कुछ नहीं होगा। और मैं उतरी हूँ, मैं पंजाब गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के पास गई और मैंने उनसे बात की, मैंने बोला आप हमें छुड़वाओगे, क्योंकि इवैक्यूएशन में फ्री में लेके जा रहे हैं घर तक, सारे वो वाले, और सेफ्टी के साथ लेके जा रहे हैं। बट उन्होंने बोला नहीं, मैं आप बस बुक कर दूंगा, आप बुक कर दूंगा, पैसे आपको पे करने पड़ेंगे, जाना आपको पड़ेगा। उन्होंने बोला फ़ोटो आप खिंचवा लो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ। मैंने बोला आपने कोई हेल्प नहीं की, आप मेरे को घर नहीं भेज रहे, मैं खुद जा रही हूँ, मैं फ़ोटो क्यों खिंचवाऊँ आपके साथ? फिर भी उन्होंने बस फ़ोटो खिंचवा ली। और बाकी गवर्नमेंट वाले उन्होंने फ्री में फ़्लाइट्स करवाई हैं, वो फ्री में फ़्लाइट्स करवा के उन्होंने घर तक कैब भी करवाई है, और अब साथ में पुलिस वाले भेजे हैं कि घर तक ये लोग सेफली पहुँचे। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਨਾ ਵੀਲ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰੀਥਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵਾਰ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਜਗੇ ਨੇ, 2 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਆ। ਨਮਸਤੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਤਨੁਸ਼ਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ
ਕੱਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦਾ। ਨਮस्ते। नमस्ते। तनुश्री हूँ मैं। टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में थी मैं 3rd ईयर में। एंड वहाँ से हमने जब फर्स्ट ब्लास्ट हुआ तब हमें कंफर्मेशन मिला यूनिवर्सिटी की तरफ से कि अब आप निकल जाओ। उससे पहले सब बोल रहे थे सेफ़ इन्वायरमेंट है, ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी, हम लोग हर रोज़ क्लास जा रहे थे, सब कुछ नॉर्मल कर रखा था यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने कि कुछ नहीं होगा, तो इसलिए हम नहीं निकले। और ऊपर से जो एवैक्यूएशन फ़्लाइट जो भेजी थी एयर इंडिया की इंडियन गवर्नमेंट ने, वो बहुत महंगी थी, 75,000 के राउंड थी, तो उतना अफोर्डेबल था ही नहीं हमारे लिए। तो हम वहीं पे थे। जब फर्स्ट ब्लास्ट हुआ कीव में मॉर्निंग का, तब हमारी यूनिवर्सिटी से हमें नोटिस आया बच्चे अब वापस चले जाएं, यूक्रेन इज़ नॉट सेफ। और तब हमें लगा कि अब हमें वापस जाना चाहिए। हम डर गए अचानक से कि यहाँ पे तो ब्लास्ट होने लग गए हैं, तो हमने प्लान बनाना स्टार्ट किया कि कैसे जाएं। और जो इंडियन एम्बेसी हैं उन्होंने एडवाइजरीज़ भेजी कि आपको बॉर्डर तक खुद ही आना पड़ेगा। तो 4 उन्होंने बॉर्डर्स खोले, हंगरी, स्लोवाकिया, रोमेनिया और पोलैंड। तो पोलैंड मेरी सिटी से ज़्यादा पास था, तो मैंने पोलैंड चूज़ किया। देन एक दिन हम लोग जब मॉर्निंग स्ट्राइक हुआ जिस दिन यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई आपको हेल्प मिली थी कि यूनिवर्सिटी ने कोई हेल्प की हो? नहीं, यूनिवर्सिटी ने कोई हेल्प नहीं की है। यूनिवर्सिटी ने तो इवन अगर यूनिवर्सिटी वाले हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया बच्चों ने कि ऑनलाइन क्लासेस कर दो, हम घर चले जाते हैं वॉर से पहले, पर उन्होंने नहीं किया ऑनलाइन। उन्होंने बोला कि आप चले जाओ, आपको हम रीवर्क विदाउट पेमेंट देंगे, पर क्लासेस ऑफलाइन ही चलेंगी। तो बच्चे पढ़ाई छोड़ के क्यों जाएंगे? तो नहीं गए बच्चे, इसीलिए इतने सारे बच्चे फंस गए हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से सब कुछ सेफ़ बोला जा रहा था कि इन्वायरमेंट सेफ़ है, वॉर नहीं होगा, ऐसा बोला जा रहा था। तो इसलिए हम नहीं निकले वहाँ से। कितने फ्रेंड्स थे आपके साथ उस समय जब आपने कहा कि हम अब हमें तो इवैक्यूएट करना पड़ेगा यहाँ से कि हमारे लिए खतरा है, तो कितने फ्रेंड्स आपके साथ उस टाइम पे थे? वैसे तो हमने इवैक्यूएशन का प्लान बनाया था, जैसे वहाँ पे ना यूक्रेन में आपके ग्रुप्स होते हैं क्लास के, तो हमारा जो ग्रुप था 12 बच्चों का था। तो हमने सोचा हम 12 बच्चे साथ में इवैक्यूएट करेंगे, साथ में जाएंगे अपनी बस करके। बट हमने उस दिन रात में बहुत बसेस ढूंढी, मैंने बहुत बसेस ढूंढी, बहुत सारी, पर हमें कोई बस नहीं मिल रही थी। और ऐसा सुनने में आ रहा था कि पेट्रोल नहीं मिल रहा है, तो बसेस नहीं मिल रही हैं। ऊपर से यूक्रेन गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया कि 45 ईयर ओल्ड जो उससे अबव जो हैं वही सिर्फ चला के आपकी जा सकते हैं बस, तो वो यंग लोगों को बाहर नहीं भेज रहे हैं अपनी सिटी के। तो हमें ऐसा कोई ड्राइवर नहीं मिल रहा था, तो एंड में हमने ग्रुप को डिसाइड किया कि हम अलग अलग होके जाते हैं बच्चे। तो जिसको जहाँ सीट मिली जिस बस में, वो उस बस में गया। तो मैं और मेरे साथ मेरी 3 फ्रेंड्स, हम लोग साथ में आए हैं। तो हम 4 फ्रेंड्स साथ में निकले। हम लोग बस से निकले थे, उसमें कुछ 57 बच्चे थे। और रात में निकले हम लोग, क्योंकि हमें लगा कि रात थोड़ा ज़्यादा सेफ़ होगा निकलने के लिए। और उस दिन ऐसा बोला जा रहा था कि रशिया उस पीरियड के लिए अटैक नहीं करेगा, तो इसलिए हम लोग उस रात में निकले। और सिटी कौन सी है जहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी थी? सिटी कौन सी? टर्नोपिल। हाँ। और वहाँ के जैसे कहा गया था कि सोल्जर्स वगैरह बहुत अच्छी तरह तैनात कर दिए गए थे कि जो स्टूडेंट्स उनको जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट कर दिया जाए अपने अपने जो कंट्रीज़ में जाएँ। तो सोल्जर्स को लेके, जो वहाँ की इवैक्यूएशन को लेके, वहाँ पे सिक्योरिटी को लेके क्या कहना चाहोगे? सिक्योरिटी एंड सोल्जर्स थे, पर वो सिटी के बाहर कर्फ्यू लगाया था उन्होंने, तो उनका कोई रोल नहीं था हमें इवैक्यूएट करने में। बच्चों ने खुद डिसाइड किया है उनको कब निकलना है, खुद अपनी बसेस बुक की हैं, खुद पैसे दिए हैं उन्होंने, और खुद उन्होंने अपने बॉर्डर चूज़ किए हैं, अपने ग्रुप्स बनाए हैं, और खुद बच्चे इवैक्यूएट हुए हैं। हमें वहाँ के सोल्जर्स ने इवैक्यूएट नहीं की एम्बेसी की तरफ से कुछ हेल्प मिली हो? एम्बेसी की तरफ से बसेस में कोई हेल्प नहीं थी हमें। एम्बेसी ने, आप एडवाइजरी पढ़ोगे तो लिख दिया है बच्चों को बॉर्डर तक पहुंचेंगे, वी आर एट द बॉर्डर, स्टूडेंट्स हैव टू कम टू द बॉर्डर। हमें वहाँ पहुँचना है, तब वो हमारी हेल्प करेंगे। तो हेल्प तो हमें यहाँ चाहिए होती है निकलने में, वहाँ पहुँच के तो क्या ही करना है। इंडियन एम्बेसी की अगर बात करें तो वो कब तक पहुँचे आपके तक, कि पहुँचे भी कि नहीं भी पहुँचे? इंडियन एम्बेसी नहीं पहुँची हम तक, हम इंडियन एम्बेसी तक गए हैं। हम लोगों ने पोलैंड का बॉर्डर क्रॉस किया है, हम लोग 50 किलोमीटर चले हैं, दिन रात चले हैं, कोई शेल्टर नहीं, कोई खाना नहीं, पानी नहीं,
पूरा कोल्ड वेदर में माइनस टेम्परेचर में हम लोग वहाँ पहुँचे हैं, सोल्जर्स के थ्रेटन करने के बाद वहाँ पहुँचे हैं, पूरा क्रॉस कर मतलब जब डिफ़िकल्ट पार्ट सारा पूरा हो गया, इमिग्रेशन का ठप्पा लग गया, हम पोलैंड के अंदर पहुँच गए, तब हमें एम्बेसी मिली है। और कितना टाइम लगा आपको आपकी सिटी से पोलैंड जाने में और पोलैंड से फिर इंडिया की तरफ जो वेट करने की कि हमारी फ्लाइट कब आएगी? मेरी सिटी से पोलैंड जाने में तो मुझे 2 दिन लग गए, क्योंकि पहला एक दिन मैं शाम तक चल रही थी, सुबह के 2-3 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक मैं बस चल रही थी। तो हमने 40-50 किलोमीटर का रास्ता कवर किया होगा और चलते रहे हम शाम को पहुँचे हैं। वहाँ पे बॉर्डर पे पहले तो हमें ये एडवाइज़री आई कि पोलैंड बॉर्डर पे बच्चे ना आएँ, ये क्लोज़ हो चुका है। तो हम तो डर गए वहीं पे कि हम तो इतनी मेहनत करके आए हैं, अब क्या होगा हमारा, हम वापस भी नहीं जा सकते क्योंकि बस ही नहीं मिलेगी। तो हम लोगों ने सोचा अब हम वापस जा नहीं सकते, हम यहीं वेट करेंगे। तो बच्चों ने क्या किया, खुद से ही बच्चों ने वहाँ पे छोटी-छोटी आग जला ली थी अपने आप को गर्म रखने के लिए, क्योंकि हमें कोई अंदर तो ले नहीं रहा था लोकल सिटीज़न। तो हमें खुद से ही बाहर से हमने आग जला के हम वहीं बैठे हुए थे। तब तक में हमें न्यूज़ आई कि पोलैंड का बॉर्डर खुल गया है। तो हम लोग फटाफट लाइन लगाई और हम फटाफट बॉर्डर के अंदर गए। फिर उन्होंने हमें बॉर्डर के अंदर पूरी रात बिठा के रखा। जब आप पोलैंड पहुंचे तो वहाँ पे कितने बच्चे तब मौजूद थे जब आप पहुंचे? बहुत बच्चे थे, 500-600 बच्चे थे बॉर्डर पे। और सारे बच्चे, मैं वहाँ पे पहुँची थी एक दिन क्रॉस, मेरे से पहले 2-3 दिन से पहले बच्चे वहाँ पे थे। खाने पीने के रिगार्डिंग कुछ मिल रहा था आपको कि वो भी खुद ही ऑर्गेनाइज करना पड़ा था कहीं ना नहीं, कहीं? बच्चे या तो अपने घर से थोड़ा बहुत लाए थे, हम लोग बिस्किट चिप्स जो भी था वो लाए थे। वहाँ पे कोई दुकानें नहीं थी बॉर्डर पे, एक दुकान शायद थी कुछ कॉफ़ी वगैरह की, बाकी तो हमें कुछ ना पानी दे रहे थे लोकल सिटीज़न, ना हमें आर्मी वहाँ की कुछ प्रोवाइड करी थी। हमने इवन मेरी फ्रेंड ने तो जाके पूछा भी था सोल्जर से कि हम बहुत ठंडी लग रही है, ब्लैंकेट मिल जाएगा क्या, तो हमें उन्होंने वो भी कुछ नहीं प्रोवाइड किया। तो बच्चे ऐसे ही भूखे बैठे हुए थे, हम कुछ मिला नहीं था हमको खाने पीने के लिए। बच्चे अपनी जान बचाने के लिए कहाँ कहाँ बैठे हुए थे, कौन कौन से एरियाज में जाके कहाँ कहाँ पे जो जाके अपनी जान जो है सेव कर रहे थे? बच्चों ने, आधे बच्चों ने तो वहाँ पे जंगल टाइप था तो बच्चों ने लकड़ियाँ वकड़ियाँ तोड़ के अपनी आग जला ली थी। आधे बच्चे वहाँ बैठे हुए थे, आधे बच्चे रोड्स पे बैठे हुए थे, आधे बच्चों के पास मेरी फ्रेंड है, उसको इतनी ठंडी लग रही थी, वो बीमार हो गई थी। तो मैं रोड में जाके, मैंने रोड पे पड़ी हुई एक ब्लैंकेट थी जो मैं उसके लिए लेके आई उठा के, और मैंने उसको उड़ा दिया। तो मतलब ऐसे दिन थे कि हमने रोड से उठाई हुई चीज़ें अपने ऊपर ओढ़ी हैं और वैसे हम बच के आए हैं। डेथ हुई है बच्चों की, वो बच्चे की डेथ हुई है जो आई है न्यूज़ में, एक बच्चे की। और बच्चे अपने आप को सेव करने के लिए अब क्या, जो देखो, जो जहाँ पे अटैक नहीं हो रहे हैं जिन सिटीज़ में, वो बच्चे तो निकल जाएंगे। जैसे मैं निकल गई, हम लोग जैसे तैसे करके आ गए हम लोग, पर जिस सिटीज़ में अटैक हो रहे हैं वहाँ से कैसे निकलेंगे? आपकी सिटी से वो सिटी कितनी दूर है जहाँ पे अटैक हो रहे थे? जैसे आपने कहा कि आपकी सिटी में नहीं हो रहे थे तो आपको निकलना इतना मुश्किल हो गया, वहाँ की सिटी को एयरपोर्ट तक पहुँचने, एम्बेसी तक पहुँचने में कितना टाइम लग सकता है? उनको आराम से 1 हफ्ता तक लग सकता है, आराम से, क्योंकि या तो अगर बस ड्राइवर ने बीच में छोड़ दिया, उनको दूसरी बस ढूंढनी पड़ जाएगी। बीच में ही छोड़ के चले जा रहे हैं? मेरे साथ में एक भैया थे, कीव के थे, वो अपनी स्टोरी बता रहे थे। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने अपने सामने ब्लास्ट होते हुए देखा है और कैब ड्राइवर ने उनको वहीं पे छोड़ दिया कि मैं इससे आगे जाऊंगा ही नहीं। तो वो पैदल वहाँ से निकले हैं दूसरी सिटी तक, और वहाँ से उन्होंने दूसरी बस बुक की है, तब जाके वो कितने 5-6 दिन लगे, तब जाके वो बॉर्डर तक पहुँचे हैं। स्टडी की बात करें तो यूक्रेन बच्चा जो जाता है पढ़ने के लिए जाता है एमबीबीएस की स्टडी, आप भी शायद एमबीबीएस के लिए ही गए थे, कितना पैसा लगा के गए थे? अभी कितना नुकसान जो झेलना पड़ेगा, फिर से जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो भी बताइए। अभी एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए हम वहाँ पे गए, क्योंकि इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस बहुत महंगे हैं, 70-80 लाख हैं, मिडिल क्लास लोग भर ही नहीं सकते इंडिया का इतना पैसा। तो हमने सोचा, यूक्रेन सेफ कंट्री थी, हमने सोचा वहाँ चले जाते हैं। मेरे डैड ने अरेंज करवाया, हमारे ऑलमोस्ट 20 लाख तक लग चुके हैं अभी तक, 3rd ईयर तक मेरे। और अगर 3rd ईयर के बाद अगर यूक्रेन वो हो जाता है, वापस जाना नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा, तो एमबीबीएस तो ऑनलाइन हो नहीं सकती। तो क्या होगा हमारे फ्यूचर का? 3 साल बचे हैं सिर्फ एमबीबीएस के मेरे, उसके बाद तो हम तो डॉक्टर बनने वाले थे, डॉक्टर नहीं बनेंगे तो अब क्या बनेंगे? कुछ नहीं होगा हमारे फ्यूचर का, हम तो होमलेस, जॉबलेस, कुछ नहीं होगा, कुछ फ्यूचर ही नहीं बचा हमारा। अभी उधरली तरफ से भी कोई आपको अपडेट नहीं आई कि अगर थोड़ी सिचुएशन सही हो जाती है तो आप आ सकते हैं वापस, ऐसे कुछ भी अपडेट आई हो? अपडेट ये है कि
यूनिवर्सिटी ने पहले तो हमें थोड़े दिन की छुट्टी दे रखी है ताकि सारे बच्चों का बॉर्डर क्रॉस हो जाए। बॉर्डर क्रॉस होने के बाद आई थिंक मेरी यूनिवर्सिटी 14 ये मार्च के बाद स्टार्ट होगी ऑनलाइन। फिर वो ऑनलाइन हमें बोल रहे थे ये वाला सेमेस्टर ऑनलाइन रखेंगे, उसके बाद अगर सिचुएशन हो जाएगी तो शायद वापस बुलाएं। ये आपका लास्ट ईयर था स्टडी का, इसके बाद सीधा आपने डॉक्टर के लिए ही? नहीं, ये मेरा लास्ट नहीं था, मैं 3rd ईयर में थे, मेरे 3 साल और बाकी हैं। तो 3 साल और बाकी हैं। इवन जो लास्ट ईयर वाले बच्चे थे उनका तो और बुरा हाल है क्योंकि उनका लास्ट ईयर था। अब वो क्या करेंगे, उनको डिग्री कहाँ से मिलेगी। अभी तक के आपके 20 से 25 लाख खर्च हो चुके हैं। हाँ, 20 से 25 लाख खर्च हो चुके हैं मेरे, और अभी और पता नहीं क्या होने वाला है। अगर 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 वहाँ पे उन्होंने नहीं बुलाया वापस, हमें नहीं मिली एडमिशन, तो हम इंडिया में तो करवा, अगर मैं 20 लाख रुपए पहले से ही खर्च कर चुकी हूँ तो मैं इंडिया में कैसे एडमिशन ले लूँगी कहीं पे भी। तो मैं अपील करते हैं कुछ इंडियन गवर्नमेंट से, क्योंकि आपने बताया था कि जब आप पहुंचे यहाँ पे कि अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग गवर्नमेंट जो थी वो जो है अपने बच्चों को सिटीज़ तक पहुंचा रही थी, पर हमारी गवर्नमेंट नहीं पहुंचाए, उस पर क्या कहोगे आप? सारी गवर्नमेंट्स, हम एयरपोर्ट पे उतरे, स्टेट गवर्नमेंट्स हेल्प डेस्क थी, पूरी स्टेट गवर्नमेंट्स, उड़ीसा, गुजरात, केरला, सब बैठे थे। सब ने अपने अपने सिटीजन्स को लिया। मेरी फ्रेंड थी वो बिहार की थी, मेरी 2 फ्रेंड्स, उनकी तुरंत 1 बजे की फ़्लाइट करवाई बिहार गवर्नमेंट ने। 1 बजे की फ़्लाइट से उनको पटना उतारा। पटना से मेरी दोस्त है, उसका गांव बहुत दूर है, 2 पुलिस वाले उसको क्या कहते हैं अपने साथ सेफ्टी के साथ उसके घर लेके गए हैं। और मैं उतरी हूँ, मैं पंजाब गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के पास गई और मैंने उनसे बात की। मैंने बोला आप हमें छुड़वाओगे, क्योंकि इवैक्यूएशन में फ्री में लेके जा रहे हैं घर तक, सारे वो वाले, और सेफ्टी के साथ लेके जा रहे हैं। बट उन्होंने बोला नहीं, मैं आप बस बुक कर दूंगा, आप बुक कर दूंगा, पैसे आपको पे करने पड़ेंगे, जाना आपको पड़ेगा। तो मैंने बोला मैं अनपढ़ तो हूँ नहीं, बुक तो मैं खुद ही कर लूंगी। परेशानी मेरी पंजाब क्या है? गवर्नमेंट की तरफ से आपको अच्छा ट्रीट नहीं किया, बाकी हाँ। गवर्नमेंट्स अपना कर रही बाकी थी। उन्होंने फोटो मुझसे मेरे साथ खिंचवा ली। उन्होंने बोला फोटो आप खिंचवा लो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ। मैंने बोला आपने कोई हेल्प नहीं की, आप मेरे को घर नहीं भेज रहे, मैं खुद जा रही हूँ, मैं फोटो क्यों खिंचवाऊँ आपके साथ। फिर भी उन्होंने बस फोटो खिंचवा ली। बाकियों की तरफ से भी पैसे मांगे जा रहे थे कि जैसे बिहार नहीं। गवर्नमेंट आपने बात की तो उनकी सबका फ्री में इवैक्यूएशन हुआ है। और आपसे पैसे मांगे। हाँ, हमसे पैसे हमसे बोला कि आप, हम बस बुक कर देंगे, आप बस पैसे दो, आप पैसे दो और आप जाओ अपने घर। और बाकी गवर्नमेंट वाले उन्होंने फ्री में फ़्लाइट्स करवाई हैं, वो फ्री में फ़्लाइट्स करवा के उन्होंने घर तक कैब भी करवाई है, और अब साथ में पुलिस वाले भेजे हैं कि घर तक ये लोग सेफली पहुँचे। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर मैंने अपने आप ही अपनी टैक्सी बुक करवाई, मेरे डैड को बोला टैक्सी बुक करवाओ, और मैं खुद घर आई। अभी गवर्नमेंट को कुछ अपील करना चाहोगे, क्योंकि आपने कहा कि अगर वहाँ से कोई अपडेशन नहीं आती तो वेस्ट हो जाएगा आपकी जितनी एजुकेशन हुई है, तो क्या अपील करना चाहोगे गवर्नमेंट? अपील ये है, या तो हमें वो यहाँ पे सीट्स प्रोवाइड करें गवर्नमेंट कॉलेजेस में, या फिर वो हमें या फिर क्या कहते हैं, कुछ तो हमें जुर्माना दे, कुछ तो हमारे लिए करें, क्योंकि अगर कुछ नहीं हुआ तो हमारी तो डिग्री वेस्ट हो जाएगी ना। जो हम इतने साल से पढ़ रहे हैं उसका क्या होगा, कोई फ्यूचर नहीं रह जाएगा। तो हम क्या कर रहे थे अभी तक, जिंदगी वेस्ट है हमारी, जिंदा रह के भी क्या कर लेंगे इसके बाद तो बच्चे। तो प्लीज़ गवर्नमेंट कुछ तो हेल्प करे बच्चों की, क्योंकि ऐसे तो बच्चे नहीं जी पाएंगे अब, क्योंकि बच्चों ने बहुत पढ़ाई की और हम लोग इतनी पढ़ाई अपनी वेस्ट नहीं जाने दे सकते हैं। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤਨੁਸ਼ਰੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁੜੀਆ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ, ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੀਰਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ? ਕੀਰਤੀ। ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁੜੀਆ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਲੋਵਾਲ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਜ਼ਨ ਸਿਸਟਰ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੂਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮਿਲ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਮੈਮ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਗੁੜੀਆ ਵਾਪਸ ਆਈ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਗੁੜੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਿਵੇਂ ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ 7 ਦਿਨ ਕੱਟਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਭਰ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਗਸ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਪੇਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਲੈਗ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ ਬੱਚਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਜੇ ਬੱਚਾ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ?
ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ, ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇੰਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਰਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਨਾ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਫਿਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਹਤ ਸਾਰਾ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰੀਥਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵਾਰ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਜਗੇ ਨੇ, 2 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਆ। ਸੋਚੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁੜੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਕਲੀਏ, ਇਵੈਕੂਏਟ ਹੋਈ ਉਧਰੋਂ ਦੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਫਸੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਾਰੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਅਪੀਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ? ਅਪੀਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਵਾਸਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ